हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलील वाजपेयी आप सभी का लक्ष्य बी इनविंसिबल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चे, आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम की डेट आ चुकी है और आपका एग्जाम बहुत ही जल्द कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ आपके सीएचएसएल का एग्जाम भी होने वाला है और एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए भी आपको प्रिपरेशन करने के लिए मैं साइंस सेगमेंट में लेकर आया हूं टॉपिक वाइज आपके लिए कंप्लीट थ्योरी पोर्शन, जिसमें साइंस के कंप्लीट थ्योरी पोर्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ और टॉपिक वाइज चीजों को समझते चलेंगे। कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और किन किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही चीजें हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स में हमने सबसे बेसिक चैप्टर लिया है। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से आपको कोई भी छोटा सी चीज जो पेपर में पूछी जाती है वो छूटे ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस की। यूनिट यानी कि आपके मात्रक, मात्रकों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम विमाओं के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, ये एक क्रैश कोर्स टाइप का है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पे ही ज्यादा फोकस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने के लिए आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक करने हैं। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगा और ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, तो और हमारा जो आरंभ द बिगनिंग ऐप है उस पर भी आप उसे इंस्टॉल करके वहां पर भी आपको ये पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा। तो ऐप को इंस्टॉल करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए, मैं सलील सर आज से स्टार्ट करता हूँ फिजिक्स को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें, और फिर हम आगे बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स और किस तरह के क्वेश्चन वहां से आते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले फिजिक्स में बात करते हैं। क्लास 1 है ये, जिसमें बात करेंगे हम यूनिट्स यानी कि मात्रकों के बारे में कि मात्रक क्या होते हैं। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं। देखिए, पहले समय में चीजें क्या थी, जब किसी को कोई वस्तु देनी है या किसी से कुछ लेनी है तो उसके लिए कोई भी सिस्टम नहीं होता था। ना कोई मात्रक होते थे, ना कोई आपका सिस्टम होता था कि किस तरह से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाए या बिजनेस किया जाए। ठीक है भाई, तो उसमें काफी समस्याएं आती थी क्वांटिटी को लेकर कि कितनी वस्तु देनी है, कितनी वस्तु लेनी है, उसके लिए दिक्कतें आती थी। तो दुनिया भर के साइंटिस्टों ने मिलकर क्या किया, उन्होंने सोचा कि दुनिया में इतनी प्रकार की वस्तुएं हैं, तो हर प्रकार की वस्तु के लिए अगर हम बनाने जाएंगे कोई स्टैंडर्ड, तो वो स्टैंडर्ड बनाने में हमें बहुत ज्यादा चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ी और मेहनत करी और फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में हमें बताया। फंडामेंटल क्वांटिटीज अलग डिफाइन करी और उसके बाद बाकी जो क्वांटिटीज बच गई उन्हें डिराइव्ड कह दिया। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 क्वांटिटीज को रखा गया, वो हम आगे बात करेंगे। और उन्हीं क्वांटिटीज 7 क्वांटिटीज के लिए ही 7 टाइप के फंडामेंटल यूनिट्स बनाए गए यानी कि मात्रक बनाए गए। तो उन 7 क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे, उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मात्रकों के बारे में जानेंगे और फिर बात करेंगे डिराइव्ड के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं अदर क्वांटिटीज से, उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे मास, मास यानी कि आपका द्रव्यमान। ये जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये किसी चीज पर भी डिपेंड नहीं करती, ये मैटर की अपनी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, तो मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन मास की जगह पे अगर मैं कह दूं फोर्स या फिर वेट, या फिर मैं क्या कह दूं, मास की जगह पर वेट कह दूं, भार के बारे में बात करें,
तो बच्चे आप सभी जानते हो भार एक कोई क्वांटिटी नहीं है, ये एक प्रकार का फोर्स है। फोर्स है जिसे हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है mg, W इक्वल्स टू mg। वेट वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, तो वो उसका वेट कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का। तो वेट किस पर डिपेंड कर रहा है? देखिए, वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास पर, और गुरुत्वीय यानी कि स्मॉल जी पर, यानी कि आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर भी और मास पर भी डिपेंड कर रहा है। कौन? वेट। तो वेट एक कैसी क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो इस तरह से हमने 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई। उसके अलावा दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सभी क्या है? डिराइव्ड होती हैं। ठीक है भाई? अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये 7 प्रकार की क्वांटिटीज के लिए 7 प्रकार के यूनिट्स यानी कि मात्रक बनाने पड़े। अच्छा, उन मात्रकों को जब बनाया गया तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स की जरूरत थी, जिसके लिए हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए, जैसे सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई। सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई क्या है, आइए उनके बारे में समझते हैं। तो बात करें अगर इन सिस्टम्स की, तो लंबाई और ये मास, टाइम, ये सारी चीजें क्या हैं? इनको डिपेंड करता है इनका अमाउंट कितना है। इनकी क्वांटिटी के आधार पे हम यूनिट्स यानी कि मात्रकों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपको एक स्केल की लंबाई नापनी है तो आप सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। लंबा स्केल है तो आप उसको मीटर में नाप सकते हैं। अब मान लीजिए कानपुर से दिल्ली की डिस्टेंस है तो आप किलोमीटर में नापते हैं। देखिए, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप अलग अलग यूनिट्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई? तो उसी प्रकार सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम अलग अलग प्रकार की यूनिट्स को पढ़ते हैं। जैसे सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेंथ किस में नापी जाती है? सेंटीमीटर में। मास किस में नापा जाता है? ग्राम में। और टाइम को सेकंड में ही नापते हैं। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और सेकंड, सीजीएस सिस्टम हो गया। जब हम लंबाई को मीटर में नापने लगते हैं और द्रव्यमान को, आपका जो मास है उसको किलोग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं, तो आपका सिस्टम आता है वो MKS। इसी प्रकार जब हम लंबाई को फुट, मास को पाउंड और टाइम को सेकंड में नापते हैं तो वो सिस्टम कहलाता है FPS। तो अभी हमने कहा SI भी एक सिस्टम होता है, तो SI सिस्टम MKS सिस्टम का ही एक ब्रॉड रूप होता है, इसका ही एक विस्तारित स्वरूप है आपका SI सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं, हमें पता चल गया कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं और फंडामेंटल यूनिट्स कितने प्रकार की हैं, उनको समझ लेते हैं जरा। तो फंडामेंटल यूनिट्स मैंने आपको बताया था 7 प्रकार की होती हैं। इन्हें हिंदी में कहा जाता है मूल मात्रक। ठीक है भाई? ये आपके मूल मात्रक कहलाते हैं। कौन कौन से होती हैं? तो मैंने कहा था 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो 7 उनके मात्रक भी होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले हमने बात करी लंबाई के बारे में। अगर हम लंबाई के बारे में बात करते हैं तो लंबाई का एसआई सिस्टम में यूनिट, कैसे सिस्टम में भाई? एसआई सिस्टम में जो यूनिट बनता है वो मीटर होता है, जिसको हम एम सिंबल से दिखाते हैं। उसी तरह द्रव्यमान की बात की जाए, अगर हम बात करने लगे यहां पर द्रव्यमान के बारे में, तो उसको किलोग्राम में नापा जाता है। द्रव्यमान को किस में नापते हैं हम? किलोग्राम में। उसके बाद समय यानी कि टाइम, समय को हम नापते हैं सेकंड में एसआई सिस्टम में। ठीक है भाई? इसके बाद आती है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की यूनिट होती है एम्पियर। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अब चल रहे हैं आपके लिए। इसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी कि तापमान। तापमान नापने के लिए जो एसआई यूनिट होती है, ध्यान रखिएगा, जनरली आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको स्टार कर देता हूं मार्क, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जनरली आपको लगता है कि टेम्परेचर को नापने के लिए डिग्री सेल्सियस यूज होता है, बट डिग्री सेल्सियस एक सीजीएस यूनिट होती है, एसआई नहीं।
SI यूनिट केल्विन होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, फिर बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि ज्योति तीव्रता। इसको हिंदी में कहा जाता है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में नापते हैं, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। लास्ट में बचता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है पदार्थ की मात्रा। तो अगर हम पदार्थ की मात्रा की बात करें तो उसके लिए मात्रक होता है मोल। तो ये 7 प्रकार के आपके मात्रक होते हैं जिन्हें मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। These quantities are known as fundamental quantities and the units of these quantities are called fundamental units. ओके, आई होप अब आपको क्लियर होगा। चलिए अब इससे आगे बात करते हैं, दो क्वांटिटीज आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये यूज की जाती हैं एंगल मेजरमेंट में। एंगल यानी कि कोण को जब हम नापते हैं। तो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, देखिए पहला तो आप बेसिक पढ़ते हो 7th 8th से ही, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो होते हैं वो आपको 8th 9th में सिखा दिया जाता है, उन्हें रेडियन में नापा जाता है। उनकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। और आपने बहुत सारे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन लगाए होंगे कि रेडियन को किस में कन्वर्ट करिए? पाई में, डिग्री में, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करिए, यानी कि डिग्री में कन्वर्ट करिए, या फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो ये प्लेन एंगल्स की यूनिट होती है रेडियन। लेकिन जब आप गॉस थ्योरम पढ़ते हो क्लास 12th में, तो वहां आपको सॉलिड्स एंगल पढ़ाए जाते हैं जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। घन कोण या ठोस का कोण जिसे कहा जाता है हिंदी में, हिंदी में इसे कहते हैं ठोस का कोण। तो ये जो ठोस का कोण होता है ये आपका क्या होता है भाई? सॉलिड एंगल होता है जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो अब हमने क्या जाना कि 7 प्रकार के फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जो हमने आपको पीछे डिस्क्राइब करी। इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। फिर आपकी आती है डिराइव्ड यूनिट। तो आपको कैसे याद रखनी है डिराइव्ड? बिल्कुल नहीं याद रखनी भाई। 7 प्रकार की जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको बाहर निकाल दीजिए, तो दुनिया में जितनी भी यूनिट्स बचती हैं वो सभी आपकी डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है भाई, वो सभी व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें आपसे, तो सिंपल सा एग्जाम्पल है स्पीड। अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ होती है, इसलिए इसकी यूनिट होती है मीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो डिराइव्ड यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बनाई गई हैं। देखिए डिस्टेंस एक लेंथ है जो कि फंडामेंटल यूनिट है, टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट है, आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ये डिराइव्ड क्वांटिटी बनी, और फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट की हेल्प से ये डिराइव्ड यूनिट बनी। तो इस तरह से डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स आपको आई होप क्लियर हुई होंगी। तो 7 वो जो क्वांटिटीज हैं, इन क्वांटिटीज को छोड़ दीजिए तो दुनिया की जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सभी आपके डिराइव्ड होती हैं। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए हम यूनिट क्या यूज करते हैं? मीटर क्यूब, तो ये भी एक डिराइव्ड यूनिट है। फिर हम बात करते हैं और भी कई सारे डिराइव्ड यूनिट्स की, जैसे फोर्स। फोर्स की यूनिट आपने पढ़ रखा है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? जनरली हम लोग न्यूटन बोलते हैं, लेकिन अगर न्यूटन की जगह हम एसआई सिस्टम की बात करें, एसआई सिस्टम में इसको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा जाता है। तो ये किसकी हेल्प से बना है? ये बना है फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से, इसीलिए ये एक डिराइव्ड यूनिट कहलाती है। आप वर्क की बात करो, वर्क को हम लोग जूल में लेते हैं, और जूल में जब लिखते हैं तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम उसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर भी, और न्यूटन मीटर की जगह हम ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे आपके बनेंगे, लेकिन ये सभी क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड कहलाएंगे।
ये सभी आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे, डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे। ये फंडामेंटल नहीं है क्योंकि ये डिपेंड कर रही हैं किसी न किसी पर। और एक छोटी सी बात याद रखिएगा, जो यूनिट्स हैं, मात्रक हैं, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। जैसे आप ये लिखोगे कि 5 न्यूटन, तो वो सही है, बट 5 न्यूटन्स नहीं लिख सकते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप 5 सेंटीमीटर लिखिए बट 5 सेंटीमीटर्स नहीं लिख सकते। ठीक है, ये चीज तो आपको इंग्लिश ग्रामर में भी सिखाई जाती है कि यूनिट्स प्लूरल फॉर्म में नहीं होती हैं। उसी तरह यूनिट्स अगर किसी के नेम से स्टार्ट हो रही हैं तो उसका नेम हमेशा, अगर सिर्फ नेम लिखना है, सिर्फ नेम का सिंबल लिखना है, तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। 10 न्यूटन लिखा जाता है, ना कि 10 न्यूटन, ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाता। हमेशा जब कभी भी साइंटिस्ट का नेम लिखेंगे तो हमेशा उसका सिंबल के फॉर्म में साइंटिस्ट का नेम यूज हो रहा है तो कैपिटल लेटर में ही उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि डिराइव्ड यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। यहां पर अब हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, हाँ एक सेकेंड जी, चलिए बात करते हैं। पहली यूनिट है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है यह लंबाई की यूनिट है, यानी कि लेंथ मेजर की जाती है, लेंथ की यूनिट है, लंबाई की। अच्छा, ये कहाँ यूज की जाती है, मैंने बताया था ना, अकॉर्डिंग टू लेंथ हम अपनी यूनिट्स चूज करते हैं। बहुत ज्यादा दूरी है किलोमीटर, कम है मीटर, बहुत कम है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। उसी तरह एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो भाई एक एंगस्ट्रॉम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 10 टू द पावर -10 मीटर होते हैं। इसका यूज लाइट की वेवलेंथ यानी कि उसकी तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नापने में किया जाता है। उसी प्रकार दूसरी यूनिट आपकी आती है फर्मी। फर्मी एंगस्ट्रॉम से भी छोटी यूनिट है। इसका यूज न्यूक्लियर डिस्टेंसेस यानी कि नाभिकीय दूरी, या न्यूक्लियर की जो रेडियस होती है, न्यूक्लियस की, नाभिक की जो त्रिज्या होती है, उसको नापने में भी किया जाता है। 1 फर्मी में 10 टू द पावर -15 मीटर होते हैं। ये तो थी छोटी यूनिट्स। अब हम कुछ बड़ी यूनिट्स की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे एक छोटी यूनिट मैं और बता दूं कि 1 पिको मीटर, ये कितना होता है 10 टू द पावर -12 मीटर। इसका यूज एटम की रेडियस नापने में किया जाता है। एटम की रेडियस, ये जो आपका एटम है, परमाणु है, उसकी त्रिज्या नापने में इसका प्रयोग करते हैं। अब बड़ी यूनिट्स की बात करते हैं, तो बड़ी यूनिट्स में आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आती है लाइट ईयर। क्योंकि बच्चे लाइट ईयर, जनरली आपको लगता है कि ईयर लगा है ये समय का मात्रक है, नहीं, ये भी किसका मात्रक है, लेंथ का ही, यानी कि लंबाई है, दूरी है, ये भी दूरी का मात्रक होता है। लाइट क्या करती है, एक साल में जितनी दूरी कवर करती है, जितनी डिस्टेंस वो कवर करती है, वही डिस्टेंस क्या कहलाती है, 1 लाइट ईयर कहलाती है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी 1 लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, तो वो है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद एक और बड़ी यूनिट आती है जिसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय दूरी हिंदी में कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि सन और अर्थ के बीच की औसत दूरी होती है। ध्यान रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस यानी कि औसत दूरी होती है, जो कि है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ये एक खगोलीय दूरी या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। इसके बाद एक और बड़ी यूनिट आती है जिसका नाम है पारसेक। देखिए, पारसेक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पारसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एक बार पेपर में आया था भाई, ऐसे लिख के आया था, पैरालिटिक सेकेंड।
ऐसे। अब ये पैरेलैटिक सेकंड लिख के आ गया और पूछा बताइए ये किसकी यूनिट है। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए थे, लेंथ, टाइम और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो काफी बच्चों को लगा कि सेकंड है, इसका मतलब ये टाइम की यूनिट होगी, बट ये जो है फुल फॉर्म है किसका, पारसेक का। पारसेक का मतलब पैरेलैटिक सेकंड ये होता है, और ये लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट होती है। ये क्या है, लार्जेस्ट यूनिट है भाई। किसकी लार्जेस्ट यूनिट है, लेंथ की, लंबाई की। ठीक है, लंबाई की सबसे बड़ी दूरी होती है। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं, या फिर मीटर में कहा जाए तो 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर होते हैं। ओके, अच्छा, बार्न भी यूनिट होती है। बार्न एरिया की यूनिट होती है, किसके एरिया की भाई, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ कोलिजन। जब स्कैटर्स का कोलिजन होता है उसके क्रॉस सेक्शन में जो एरिया कवर होता है उसका। ये तो आपको ये नहीं पूछता किसकी यूनिट है, बस ये पूछता है कि एक बार्न में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, और बार्न किसकी यूनिट है, एरिया की है, बस ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये चीजें हैं जो आपको नॉलेज होना चाहिए भाई। माइक्रो प्रीफिक्स और माइक्रो प्रीफिक्स कैसे लगते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो माइक्रो जहां लग जाए इसका मतलब 10⁻⁻6 मीटर। अब मीटर की जगह आप कुछ भी लगाइए, सेकंड लगाइए, समय का मात्रक यूज करिए, किलोग्राम लगाइए, कुछ भी लगाइए, आप द्रव्यमान का मात्रक यूज करिए, कुछ भी करिए, बस माइक्रो जहां लग जाएगा इसका मतलब 10⁻⁻6। मिली का मतलब -3, नैनो -9, पिको -12, फेम्टो को ही फर्मी कहा जाता है, अभी हमने पीछे आपको बताया, -15 लग जाता है। इसके बाद किलो और मेगा और गीगा, ये जितने में मैंने टिक किया है इन्हें बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है भाई, चलिए, ठीक है, तो आई होप आपको यूनिट का जो पार्ट मैंने आज पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। हम जानेंगे डायमेंशंस क्या होती हैं, विमाएं क्या होती हैं, विमाओं का फॉर्मुलेशन कैसे करना है हमें, और किस तरह से विमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन, किन किन यूनिट्स की विमाएं पूछी जाती हैं, वो कौन से यूनिट्स हैं जिनसे पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डायमेंशन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, एंड पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन।